नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन गुप्ता स्वागत करता हूं आज फिर आप लोगों का हमारे ETC एजुकेशनल ग्रुप में। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान का भाग 1। अब तक के मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी कुछ इंडियन पॉलिटी के बारे में जाना है, भारतीय संविधान के बारे में जाना है, जैसे संविधान क्या है, संविधान के प्रकार, भारतीय संघ कैसा है, संघात्मक व्यवस्था क्या होती है अर्थात शासन व्यवस्था क्या होती है, शासन प्रणाली क्या होती है। इन सभी बातों को हमने बहुत ही विस्तार से समझाया है और फाइनली इन सभी बेसिक बातों को खत्म करते हुए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय संविधान का भाग 1। जी हाँ, संविधान में 22 भाग हैं, ये भी आपको मैंने बताया है। और सभी 22 भागों में कौन कौन से भाग पर्टिकुलर फैक्ट के रूप में इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको बहुत ही एक ट्रिक के माध्यम से याद कराया है। साथ में जो 12 अनुसूचियां हैं, इनको मैंने 5 मिनट में याद भी कराया है आपको। तो यहाँ से अब तक हमने जो भी बातें की हैं बहुत ही बेसिक लेवल पर की हैं और इन बातों को खत्म करते हुए आज हम बढ़ते हैं संविधान के पहले पन्ने पे, अर्थात संविधान का पहला भाग। जी हाँ, संविधान का जो पहला भाग है जिसका नाम है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, अर्थात ये जो भारतीय संघ है ये कैसा संघ है। इस संघ में जो राज्य हैं, जो इस संघ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं, वो क्षेत्र भारतीय संघ के अंतर्गत कैसे शामिल होंगे और इसके साथ साथ भारतीय संघ का स्वरूप कैसा है। भारतीय संघ में जो राज्यों का निर्माण होगा वो कैसे होता है, राज्यों का निर्माण कौन करेगा, किस प्रकार से, किस विधायी प्रक्रिया के थ्रू, इन सभी बातों के द्वारा भारतीय संघ एक पूर्ण संघ बनेगा। इन सभी बातों का विवरण आपको इस भाग 1 में मिलेगा। तो पार्ट 1 में इन सभी बातों को आज हम जानेंगे और आइए बढ़ते हैं। चूंकि भाग 1 जो है, जिसका अगर फैक्ट क्वेश्चन के रूप में देखा जाए कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र किस भाग में स्थित है, भाग 1। और इस भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं, 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद हैं। ठीक है, ये दो बहुत ही सिंपल, बहुत ही फैक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके अंदर बताते हैं। तो संघ तो आपको मैंने बता दिया कि संघ क्या होता है। ठीक है, अब इस संघ का निर्माण कैसे हुआ, इस संघ के बारे में और भी जानेंगे, भारतीय संघ के बारे में स्पेशली। जैसे चूंकि इसमें 4 अनुच्छेद हैं, तो पहला अनुच्छेद है आर्टिकल 1 है, जो कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का समूह ना होकर, राज्यों का समूह ना होकर राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये कोई ग्रुप नहीं है, ये कोई ग्रुप नहीं है, एक संघ है। ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में जनरली कोई लीडर नहीं होता है। ठीक है, ग्रुप में सब अपने अपने लिए बॉस होते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई एक ग्रुप जैसे फ्रेंड सर्कल ही हो गया, तो फ्रेंड सर्कल का एक ग्रुप हो गया, उसमें कौन है, सभी इक्वल ही है ना, कोई भी वहां पर हेड नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर संघ का मतलब है राज्यों का संघ, कि राज्य, कई राज्य हैं और राज्यों का नेतृत्व करने वाला एक केंद्र होगा। ठीक है, अर्थात राज्यों का जो ग्रुप होगा, राज्यों का जो समूह होगा, वो क्या कहलाएगा, संघ होगा। तो संघ का निर्माण अमेरिका से शुरू हुआ है, लेकिन अमेरिका का जो संघ है वो समझौते का परिणाम है, लेकिन भारत का जो संघ है वो कोई भी समझौते का परिणाम नहीं है। समझौते के परिणाम का तात्पर्य है कि अमेरिका में सभी राज्यों ने आपस में मिल करके, आपस में समझौता करके संघ का निर्माण किया है, लेकिन भारत में केंद्र ने सभी राज्यों को, सभी क्षेत्रों को एकत्रित करके स्वयं का अर्थात संघ का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर कोई समझौता नहीं हुआ है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है अमेरिका के संघ में और भारतीय संघ में। तो यहाँ पर इस अनुच्छेद की एक बहुत ही सिंपल सी लाइन है जो फैक्ट क्वेश्चन के रूप में भी बनती है, एग्जाम में बनी है। क्या बना है क्वेश्चन, कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का समूह ना होकर के भारत का राज्यों का संघ होगा, इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। सिंपल सी लाइन को ही एक क्वेश्चन के रूप में बना दिया है कि राज्यों का संघ होगा, यह किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 1। पहले ही अनुच्छेद की शुरुआत यहीं से होती है और चूंकि इसको हम भारत का परिचय कहते हैं। भारत का परिचय अगर है तो क्या है, भारत का परिचय है कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो चूंकि समझौते का परिणाम नहीं है, इसलिए ये यूनियन ऑफ स्टेट है, और अमेरिका समझौते का परिणाम है, इसलिए अमेरिका को कहते हैं फेडरेशन ऑफ स्टेट।
ठीक है, याद रखिएगा। अमेरिका फेडरेशन ऑफ स्टेट और इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट। तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत ये दो बातें बताई गई हैं। पहला, देश का नाम क्या है, भारत अर्थात इंडिया। और दूसरी बात बताई गई है देश की पद्धति। तो देश की पद्धति क्या है, भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। और साथ में कुछ और बातें यहाँ पर ऐड की गई हैं कि भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, ये बात मैंने आपको अभी बताई। और दूसरी बात, किसी भी राज्य को भारतीय संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। अर्थात कि भारतीय संघ जो बन चुका है और इस संघ के अंतर्गत जितने भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या कोई भी क्षेत्र है, तो वो क्षेत्र इस भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। इससे अलग होकर कोई भी सोचे कि हम अलग देश बन जाएं या किसी और देश में शामिल हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ये हमारा संविधान कहता है। दोस्तों, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में यहाँ से काफी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं एक एनालिसिस के तौर पर, जैसे कि निम्नलिखित में से अनुच्छेद 1 से संबंधित तथ्य शामिल होंगे, या निम्नलिखित में से कौन कौन से तथ्य अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल होंगे। जैसे पहला है तथ्य, इस अनुच्छेद के अंतर्गत देश का नाम अर्थात भारत अर्थात इंडिया होगा। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट देश के नाम से लेकर होगा। दूसरा स्टेटमेंट देश की पद्धति अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। क्या ये भी इस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो जी हाँ, नाम, उसकी पद्धति यूनियन ऑफ स्टेट। फिर ये तीसरा स्टेटमेंट, भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है। जी हाँ, समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, फिर एक स्टेटमेंट, किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार है। तो है नहीं है, अलग होने का अधिकार नहीं है। ये सारी बातें अनुच्छेद 1 के अंतर्गत आती हैं। ये बहुत ही बेसिक बातें हैं जो सारी की सारी बातें अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देती है कि एक्चुअल में भारत कैसा है, भारतीय संघ कैसा है। ये अनुच्छेद 1 हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 में बात है कि जो भारत है, जो भारतीय संघ है, इस भारतीय संघ के अंतर्गत कौन कौन से राज्य, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र भारतीय संघ में शामिल हो सकते हैं और कैसे शामिल हो सकते हैं। आर्टिकल 2 इस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्यों के क्षेत्र या कोई भी भूमि क्षेत्र को संसद द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है। जी हाँ, अनुच्छेद 2 में यहां पर जो भी काम होगा, जो भी काम करने की अथॉरिटी या आर्टिकल 2 दे रहा होगा, यह अथॉरिटी जो दी जा रही है, किसको दी जा रही है? संसद को। अर्थात संसद किसी भी राज्य को, राज्य या कोई भी राज्य का क्षेत्र है या कोई भी भूमि क्षेत्र है, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो राज्य के क्षेत्र या जो भूमि क्षेत्र हैं, ये ऐसे क्षेत्रों की बात की जा रही है ये कि जो भारतीय संघ में शामिल नहीं है। ये हम उनकी बात कर रहे हैं जो फिलहाल भारतीय संघ में शामिल नहीं है या कभी नहीं थे। भारत तो था ही, लेकिन ऐसे कुछ क्षेत्र जो बाद में शामिल हुए हैं उनके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों को, इस तरह के क्षेत्रों को जो भारतीय संघ में शामिल नहीं है या कभी शामिल नहीं थे और वो आज भारतीय संघ में शामिल हो चुके हैं या करना है, ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों को अगर भारतीय संघ में शामिल करना है तो ये शामिल करने का अधिकार आर्टिकल 2 किसको देता है? संसद को देता है। इसके कुछ तरीके बताए गए हैं, जैसे इसके एग्जांपल दे दूं मैं आपको। एक एग्जांपल है इसका, क्या? सिक्किम। सिक्किम क्या है? सिक्किम को 1974 में भारतीय संघ में शामिल किया गया और 1975 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया।
सिक्किम भारत का अंग नहीं था। तो एक ऐसा क्षेत्र, ऐसा राज्य जो भारतीय संघ में शामिल नहीं था, जो भारतीय क्षेत्र में शामिल नहीं था। संसद द्वारा राज्यों या राज्य के क्षेत्र या भूमि क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है जो पहले भारतीय संघ के अंग या क्षेत्र के रूप में शामिल नहीं थे। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, तो ये सिक्किम। और भी एग्जांपल दे दें, जैसे हम पौंडुचेरी को एग्जांपल दे दें, गोवा को एग्जांपल दे दें, दादर नगर हवेली, ऐसे जो यूनियन टेरिटरीज हैं, दमन दीव हो गया। ठीक है, तो ये जो है पौंडुचेरी, ये हमारा देश 1947 में आजाद हो गया, 1950 में संविधान लागू हो गया। और जब संविधान लागू हुआ तो आपको मैंने बताया था कि संविधान लागू होने के दौरान भारतीय संघ को 4 वर्गों में रखा गया था, ABCD। ठीक है, इसमें कुछ राज्य ऐसे रखे गए थे। लेकिन जब संविधान लागू हुआ और भारतीय संघ का निर्माण हुआ, उस समय ये कुछ क्षेत्र भारतीय संघ में शामिल नहीं थे, क्योंकि पौंडुचेरी फ्रांसीसियों के अंडर में उस समय भी था। ठीक है, गोवा पुर्तगालियों के पास, दादर नगर हवेली पुर्तगालियों के पास, दमन दीव पुर्तगालियों के पास। तो ऐसे कुछ ये क्षेत्र थे जो अन्य यूरोपियन कंट्रीज के पास थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे 1954 में फ्रांसीसी चले गए, पौंडुचेरी खाली हो गया, इसका कोई भी स्वामित्व नहीं है बचा, ये खाली हो गया। गोवा 1961 में ये भी पुर्तगालियों ने खाली कर दिया। ठीक है, 1961, ठीक है। और तो गोवा को 1987 में इसको राज्य बनाया गया, 1971 में इसे यूटी बनाया गया गोवा को, 87 में इसे राज्य बना दिया गया, है ना। दादर नगर हवेली को भी 1962 के आसपास जो है, दमन दीव को भी 1962 के आसपास पुर्तगालियों ने इसे छोड़ दिया। इस प्रकार से ऐसे ये क्षेत्र जिन्हें फ्रांसीसी और पुर्तगालियों ने छोड़ दिया, या ये समझ लीजिए इन क्षेत्रों को छोड़ करके वो अपने देश वापस चले गए। और जब ये क्षेत्र खाली हो गए तो इन क्षेत्रों का कोई भी स्वामी नहीं बचा, तो भारत ने उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो इस प्रकार से जब ऐसे कोई क्षेत्र जिसका कोई स्वामी नहीं है, तो अगर स्वामी नहीं है तो ऐसे क्षेत्र को भारत अपने संघ में शामिल कर सकता है। दूसरा, ये पहला पॉइंट है कि उसका कोई स्वामी नहीं है तो उसको भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 बाय इन पार्लियामेंट। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट ये समझ लीजिए कि ऐसे क्षेत्र, जैसे इन्हीं में से कोई क्षेत्र ऐसे है कि जैसे गोवा पुर्तगालियों के पास है, तो पुर्तगाली अपने वापस घर जाना चाहते हैं और पुर्तगालियों ने ये क्षेत्र हमें दे दिया, इसको हमें जो है सौंप दिया। तो ऐसे क्षेत्रों को अगर सौंप दिया गया है तो ये क्षेत्र क्या होगा, इसको भी हम अपने क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं। संसद के द्वारा इसे एक विधान बना करके इसे भारतीय संघ में शामिल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि उस क्षेत्र का स्वामी जो है अब उस क्षेत्र को हमें सौंप दे। ठीक है, तो ये क्षेत्र क्या होगा, भारतीय संघ में शामिल हो जाए। और कुछ ऐसी संधियां भी होती हैं, जैसे संधियों के मान लीजिए बात करें, जैसे अभी बात करते हैं मोदी जी ने क्या किया था। मोदी जी ने यहाँ पर संशोधन हुआ था, जिसमें बात करते हैं, जैसे ये मान लीजिए बांग्लादेश है और ये भारत है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये एरिया है, ठीक है, ये बंटवारा है, ये बांग्लादेश है और ये इंडिया है। तो अब ये जो पूरा एरिया है, ये वाला जो लाइन के इस पार वाला इंडिया है और ये पूरा बांग्लादेश है। तो अब यहाँ पर कुछ बांग्लादेशियों की जो मैक्सिमम तादाद है इस वाले एरिया में, ये वाला जो एरिया है इंडिया वाले एरिया में, यहाँ पर बांग्लादेशियों की संख्या ज्यादा है। और ये वाला जो एरिया, जो बांग्लादेश वाला एरिया है, ये यहाँ पर इंडियंस की तादाद ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अब ये हो गया कि ये एरिया जो इंडिया का है वो इसके पास चला गया, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेशी ज्यादा है, और ये बांग्लादेश का एरिया इसके पास आ गया, इंडिया के पास आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस तरह की संधियां होती हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संधियों के थ्रू भी किसी अन्य क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है। इसके साथ साथ युद्ध अगर होता है, तो युद्ध जैसी घटनाओं के कारण भी अगर हमने ऐसे किसी क्षेत्र को जीत लिया है, प्राप्त कर लिया है, तो वो क्षेत्र भी भारतीय संघ का अंग बनाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2। तो ये सारे तरीके हैं आर्टिकल 2 के अंतर्गत, आर्टिकल 2 के अंतर्गत, जिसमें ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई भूभाग जो भारतीय संघ का अंग नहीं है, उसको भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल 2 हो गया। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 3 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है,
आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 ये भारत के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण की बात करता है। निर्माण से तात्पर्य है कि भारतीय संघ के अंतर्गत अंदर, अभी जो बात हो रही थी वो भारतीय संघ के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों की बात हो रही थी जो भारतीय संघ के अंग नहीं थे, ठीक है ना। तो उन क्षेत्रों को संसद के द्वारा भारतीय संघ का अंग बनाया जा सकता है, तरीके मैंने आपको बताया। अब अनुच्छेद 3 में ये बात होगी कि यहां पर नए राज्यों का निर्माण किया जाएगा संसद के द्वारा, या किया जा सकता है संसद के द्वारा, और ऐसे राज्यों का निर्माण किया जा सकता है जो ऑलरेडी भारतीय संघ के अंतर्गत हैं, और उन्हीं में से कुछ नए राज्य बनाने हैं, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना है या उनके नामों में बदलाव करना है। ये सारे काम संसद के द्वारा किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3। इसके भी कुछ तरीके हैं, जैसे आर्टिकल 3 संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण विधि बनाकर किया जा सकता है। इसके अंतर्गत ऐसे राज्यों के निर्माण का उल्लेख है जो भारतीय संघ के अंतर्गत ही आते हैं। तो नए राज्यों के निर्माण के कुछ तरीके हैं जो निम्नलिखित हैं। नए राज्यों के निर्माण के कुछ तरीके जो निम्नलिखित हैं। तो अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि संसद के द्वारा नए राज्यों का निर्माण विधि बनाकर किया जा सकता है, अर्थात यह अथॉरिटी आर्टिकल 3 किसको देता है? संसद को। इसके अंतर्गत ऐसे राज्यों के निर्माण का उल्लेख है, ऐसे राज्यों के निर्माण का उल्लेख है जो भारतीय संघ के अंतर्गत भी आते हैं। और अब नए राज्यों के निर्माण के कुछ तरीके हैं जो निम्नलिखित हैं। तो यहां से एक फैक्ट क्वेश्चन है कि भारत के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो आर्टिकल 3 इसका फैक्ट आंसर है। इसके साथ साथ भारतीय संघ के अंतर्गत अगर किसी भी नए राज्य का निर्माण करना है, उसकी सीमाओं में कोई परिवर्तन करना है, उसके नाम में कोई परिवर्तन करना है, तो यह अधिकार किसके पास है? आंसर है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 के तहत संसद के पास, ये सारी अथॉरिटी संसद के पास है। तो नए राज्यों के निर्माण का पहला तरीका देखिए। पहला, 2 या अधिक राज्यों का विलय। समझ गए? मतलब 2 या अधिक राज्य हैं, 2 या 2 से अधिक राज्य हैं, तो उन राज्यों का आपस में विलय कर दिया जाए और बन जाएगा क्या? एक संपूर्ण नया राज्य। जैसे बात करते हैं, ये मान लीजिए राज्य है, एमपी है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है या यूपी है, ठीक है, कोई भी राज्य है। तो अब यहाँ पर ये 3 राज्य हैं अभी। अब यहाँ पर संसद क्या करना चाहती है? किसी कारणवश इन तीनों राज्यों को आपस में मिला दे। देखिए ये क्या हो गया? एक बड़ा विशाल राज्य बन गया। इस तरह से ये पहला तरीका है कि संसद चाहे तो दो या 2 से अधिक राज्यों को आपस में मिलाकर एक नया बड़ा विशाल राज्य बना दे। दूसरा तरीका है कि 2 या अधिक राज्यों के राज्य क्षेत्र को मिलाकर, इसका मतलब क्या हुआ? 2 या अधिक राज्यों के राज्य क्षेत्र को मिलाकर। यहां पर बात राज्यों को मिलाने की नहीं हो रही, राज्य क्षेत्र की। जैसे मान लीजिए वही कंडीशन है, ये 3 राज्य हैं, तो संसद क्या कर सकती है? पूरे राज्यों को आपस में नहीं मिला रही है, कुछ हिस्सा इसका ले ले, कुछ हिस्सा इसका ले ले, कुछ हिस्सा इसका ले ले। तो देखो ये सबके क्षेत्र को थोड़ा थोड़ा सा लेकर के ये राज्य ले लिया। एक तरीका ये हो गया। तो संसद चाहे तो इस प्रकार से भी एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा एक और तरीका आपको है जो बहुत ही ज्यादा अप्लाइड हुआ है हमारे भारत देश में, वो क्या है? किसी भी राज्य का
विभाजन करके, क्या करके? विभाजन करके। भाई यह एमपी है, छत्तीसगढ़, टाइम कीजिए बंटवारा हो गया। अभी 2014 में क्या हुआ? आंध्र प्रदेश, टाइम कीजिए बन गया तेलंगाना। ठीक है, तो मैक्सिमम भारत में जितने भी राज्य इस तरह से हमारे बने हैं 14 से लेकर के 28-29 जो राज्य हैं, वो राज्य क्या हो, लाइन खींच के मैक्सिमम ऐसे ही बने हैं, बंटवारा हो गया। तो ये तरीके हैं नए राज्यों के निर्माण के, और ये सारे निर्माण करने के अधिकार किसके पास है? संसद के पास, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3। अब बात है आर्टिकल 4 की। आर्टिकल 4 एग्जाम के पर्पस से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसकी कुछ आपको मूल बातें बताता हूं। आर्टिकल 3 एक्चुअल में है क्या? आर्टिकल 3 ये कहता है, आर्टिकल 3 कहता है कि अगर किसी भी ऐसे क्षेत्र को, ऐसा क्षेत्र जो भारतीय संघ का नहीं है, जो भारतीय संघ का नहीं है, उसको भारतीय संघ में मिलाना है, भारतीय संघ का अंग बनाना है, या फिर उसकी सीमाओं में बदलाव करना है ना? अर्थात जो भी बातें अनुच्छेद 2 से संबंधित हैं, अर्थात जो भी बातें अनुच्छेद 2 से संबंधित है, जो मैंने आपको अभी बताया है, तो अनुच्छेद 2 में जो भी बातें हैं, उन सभी बातों को, अगर उन सभी बातों के अंतर्गत जो भी काम करना है, अर्थात राज्यों को मिलाना, उस क्षेत्र को भारतीय संघ में मिलाना है, सीमा में बदलाव करना है, नाम में सीमा में बदलाव करना है, या उस पर हमें अधिकार करना है, उसको भारतीय संघ में शामिल करना है, तो इन सभी बातों को करना है, तो ये सारी अथॉरिटी संसद के पास होंगी। और संसद को ऐसा करने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात अनुच्छेद 2 के अंतर्गत जो भी प्रावधान बताए गए हैं, उन प्रावधानों को अगर करना है तो इसको संसद एक सामान्य विधि, एक सामान्य कानून बना करके ऐसा संसद कर सकती है। उसके लिए अनुच्छेद 3 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। उसे साधारण बहुमत से, साधारण विधेयक के द्वारा उसे उस प्रावधान को अप्लाइड कर सकती है। ये बात बताई गई अनुच्छेद 4 में। तो अनुच्छेद 4 का संबंध है अनुच्छेद 2 में बताई गई बातों के लिए कि किस प्रकार से संसद उस प्रावधान को अप्लाइड कर सकती है। तो ये है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक, जो भाग 1 में बताए गए हैं। अब यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको और बता दूं बेसिकली, जो जल्दी किताबों में एक्सप्लेन नहीं होती है। ठीक है, बात यह है कि जैसे हमने चर्चा की अनुच्छेद 3 की, अनुच्छेद 3 के तहत जो भी राज्य बनेंगे वो राज्य संविधान संशोधन ही कहलाएंगे, संविधान संशोधन कहलाएंगे। और आपको बता दें कि जब भी कोई आर्टिकल जनरली अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है, तो अनुच्छेद 368 के तहत जब कोई संशोधन किया जाता है तो वो विशेष बहुमत के द्वारा सामान्यतः होता है। किसके द्वारा? विशेष बहुमत के द्वारा होता है। तो देखिए आपको बताऊं, अनुच्छेद 2 के तहत जो प्रावधान होगा वो संसद करेगी। अनुच्छेद 3 के तहत भी जो प्रावधान होगा, जो बदलाव होगा, वो भी संसद ही करेगी, है ना? लेकिन अनुच्छेद 2 के तहत सामान्य विधि बनाकर साधारण बहुमत के द्वारा, साधारण विधेयक के द्वारा प्रावधान अप्लाइड होगा अनुच्छेद 2 के लिए। उसी प्रकार से अनुच्छेद 3 के तहत जो भी काम करना होगा संसद को, जो भी संशोधन करना होगा संसद को, तो ये संविधान संशोधन होगा। अनुच्छेद 2 वाला संविधान संशोधन नहीं होगा, अनुच्छेद 3 वाला संविधान संशोधन होगा। ये क्या हो गया? दोनों में डिफरेंस हो गया। अब कॉमन ये है कि अनुच्छेद 2 वाला जो प्रावधान होगा वो भले ही सामान्य विधि होगा और साधारण विधेयक के द्वारा होगा। उसी प्रकार से अनुच्छेद 3 का जो प्रावधान होगा ये भले ही संविधान संशोधन विधेयक होगा, लेकिन यहाँ पर जो संविधान संशोधन लाया जाएगा उसके लिए भी सामान्य विधेयक ही लाया जाएगा। अर्थात सामान्य बहुमत से किसी भी राज्य का निर्माण किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3। समझ गए? तो यहाँ पर अनुच्छेद 2 आर्टिकल 7 सामान्य विधि होगी, अनुच्छेद 3 के बारे में जो भी काम होगा वो संविधान संशोधन होगा। ठीक है, लेकिन दोनों में जो संशोधन होगा, दोनों के लिए जो कानून बनाया जाएगा वो कानून सामान्य बहुमत से ही, साधारण विधेयक के द्वारा ही पारित होगा। अर्थात अनुच्छेद 3 भले ही संविधान संशोधन है, लेकिन इसके लिए जो बहुमत आएगा वो कैसा होगा? सामान्य होगा, साधारण होगा, सिंपल होगा। ठीक है, तो ये है अनुच्छेद 3। और इसके साथ साथ एक बात और बता दूं कि अनुच्छेद 3 के जो मामले होंगे, अर्थात राज्यों के बनाने के जो मामले होंगे ये वाले, ठीक है, इसके लिए, इन मामलों के लिए कोई भी अध्यादेश नहीं लाया जाएगा। समझ रहे हैं कि अर्थात राज्यों के निर्माण के लिए कोई भी काम करना होगा, राज्यों का नाम में परिवर्तन, सीमा में बदलाव, नए राज्य का निर्माण, ये कोई भी काम करना होगा तो इसके लिए अध्यादेश नहीं लाया जा सकता है। अध्यादेश क्या है? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सामान्य रूप से अध्यादेश का मतलब होता है कि राष्ट्रपति के एक आदेश से उस कानून को लागू करना, ये अध्यादेश कहलाता है।
तो वो अध्यादेश तब लाया जाता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है। अर्थात ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति उस प्रावधान को अपने एक हस्ताक्षर के माध्यम से उसको एक कानून के रूप में लागू कर देते हैं। तो ऐसा काम इस आर्टिकल 3 के अंतर्गत नहीं होगा। ठीक है, एक बात और बता दूं, एक बात और जान लीजिए कि अनुच्छेद साधारण विधेयक अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन विधेयक लाए जाते हैं, एक तरीका होता है विशेष बहुमत से पारित करने का, एक तरीका होता है विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों के समर्थन से, और एक तरीका जो इसमें मैंने बताया कि भले ही संविधान संशोधन है लेकिन यहाँ पर बहुमत कैसा होगा, सामान्य बहुमत होगा। तो यहाँ पर बताना ये चाहता हूँ कि भले ही ये सामान्य बहुमत से पारित होगा, ये प्रावधान अनुच्छेद 3 के मामले भले ही सामान्य बहुमत से पारित होंगे, लेकिन इसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है। जनरली क्या होता है कि सभी सामान्य विधेयक के द्वारा लाए गए जो कानून होते हैं, अधिनियम होते हैं, उनमें संयुक्त बैठक ज्वाइंट मीटिंग का प्रोविजन होता है। लेकिन इस अनुच्छेद 3 के बारे में भले ही सामान्य बहुमत से ही प्रस्ताव लाया जाएगा, लेकिन इसके लिए ज्वाइंट मीटिंग संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं होगा। तो दो बातें, एक अध्यादेश के माध्यम से नहीं अप्लाइड होगा और दूसरा ज्वाइंट मीटिंग का प्रोविजन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 3 के बारे में, अनुच्छेद 3 के मामले में किसी भी राज्य का निर्माण करना होगा तो इस प्रावधान को संसद के दोनों ही सदनों में अलग अलग प्रस्ताव को पास होना अनिवार्य है। अगर दोनों में से किसी भी एक सदन में प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो फिर वो कानून, वो अधिनियम पारित नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये है अनुच्छेद 3 के बारे में। एक बात और जान लीजिए, ठीक है, क्या है एक बात और, कि अगर किसी भी राज्य का निर्माण करना है भाई, तो कैसे यहाँ पर राज्य के बारे में कुछ है क्या, राज्य की चलेगी कि नहीं चलेगी, केवल केंद्र की चलेगी? तो जनरली कहा जाता है यहाँ पर राज्य की नहीं चलती है। तो इसके बारे में एक छोटी सी प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या होती है, जैसे मान लीजिए किसी भी राज्य का विभाजन करना है, विभाजन करना है, ठीक है, इस विभाजन के लिए क्या किया जाएगा, विभाजन या नाम में बदलाव, कुछ भी करना, सीमा में बदलाव, नाम में परिवर्तन, राज्य का विभाजन, कुछ भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर राष्ट्रपति, यहाँ पर ये सबसे पहले जनरली फैसला कौन लेता है, राज्य का विभाजन करना है नहीं करना है, ये फैसला कौन लेता है, फैसला तो केंद्र लेगा। तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले जिस राज्य का विभाजन करना है तो इसके लिए सबसे पहले राष्ट्रपति के पास जाएंगे। राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, राष्ट्रपति महोदय राज्य से पूछेंगे कि भाई आपके राज्य का विभाजन करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप क्या चाहते हैं, आप इससे सहमत है कि नहीं है। अर्थात राष्ट्रपति एक प्रस्ताव जो है भिजवाएंगे राज्य के पास, और राज्य क्या करेगा, अपना फीडबैक देगा, राज्य अपना फीडबैक देगा, मतलब राज्य अपने राज्य विधानमंडल में एक प्रस्ताव लेकर आएगा, विधानसभा में, विधानमंडल में प्रस्ताव लेकर आएगा। अब प्रस्ताव के दो प्रस्ताव क्या होगा, जब प्रस्ताव लेकर आएंगे तो प्रस्ताव या तो हाँ में होगा या तो ना में होगा। अर्थात राज्य बोलेगा कि नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारे राज्य का विभाजन हो, बदलाव हो, या फिर कह दें कि हाँ भाई ठीक है कर लो विभाजन, आपकी इच्छा। तो यहाँ पर राज्य का फैसला चाहे हाँ का हो चाहे ना का हो, वो केवल अपना फैसला देगा। अब यहाँ पर मान लीजिए किसी राज्य ने बोला कि नहीं हम नहीं चाहते कि हमारे राज्य का विभाजन हो, तो अब यहाँ पर राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति राज्य की बात को माने और चाहे ना माने। अर्थात राष्ट्रपति केवल यहाँ पर फॉर्मेलिटी करते हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति यहाँ पर केवल राष्ट्रपति के यहाँ पर पूरी तरह से छूट है, पूरा पावर है कि वह राज्य की बात को माने या ना माने। अर्थात यहाँ पर राष्ट्रपति पर डिपेंड करेगा कि राष्ट्रपति चाहे तो राज्य के विभाजन को एक्सेप्ट करे या ना करे राज्य से पूछने के बाद। तो अब यहाँ पर इसके बाद इसका मतलब ये होगा कि जैसा केंद्र चाहेगा वैसे ही राष्ट्रपति करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति ऑटोमेटिकली जनरली देखते हैं आप लोग कि केंद्र के ही नियंत्रण में ही राष्ट्रपति काम करते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के पास प्रोविजन लिया, राष्ट्रपति ने राज्य से पूछा, फिर वापस अब राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है, राष्ट्रपति ने जो भी फैसला लिया हाँ या ना का, वो फैसला कहाँ जाएगा, केंद्र के पास। तो अब राष्ट्रपति ने अगर ना बोला नहीं करना तो मालूम नहीं होगा, कि राष्ट्रपति के अगेंस्ट करके काम नहीं होगा। अब अगर हाँ बोल दिया कि भाई कर लो, है ना, करना सही होगा, ठीक है, हमको राज्य से मतलब नहीं है, करना सही होगा तो कर लो। तो अब यहाँ पर केंद्र क्या करेगा, केंद्र प्रस्ताव लेके आएगा संसद में प्रस्ताव लेके आएंगे। अब संसद में प्रस्ताव कैसे आएगा, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। तो प्रस्ताव अब यहाँ पर दोनों सदनों में अलग अलग पारित होगा, लोकसभा में अलग सामान्य बहुमत से और राज्यसभा में अलग। और पारित होने के बाद फिर से वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे और वो राज्य बन जाएगा। तो ये सारी बातें हैं भाग 1 की। तो आपने देखा यहाँ पर हमने 1 से लेकर के 4 तक के अनुच्छेदों को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है, और यहाँ से अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे भाग
2 जो होगी नागरिकता से संबंधित, जिसमें हम नागरिकता के बारे में संपूर्ण बातों को विस्तार से बताएंगे, जैसे हमने इस भाग के बारे में बताया है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, आपने इससे बहुत कुछ जान लिया है, नई नई बातें, तो जरूर आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद, भाग 2 के साथ।